गुड मॉर्निंग। निर्माण आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म और ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम इस बार जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है इस बार की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उस परीक्षा के लिए क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और कितना पढ़ें। दूसरी चीज, इस बार की जो क्वेश्चंस आए थे उनका नेचर क्या रहा, वो क्वेश्चन कहां से पूछे गए और इस तरह के प्रश्नों को कितना करना है, कितना नहीं करना है, कितना पढ़ना है। या कुछ टफ क्वेश्चंस आए थे, करीब 13 से 14 ऐसे क्वेश्चन थे। अगर कहा जाए तो कोचिंग वालों तक को हवा नहीं थी, जो गुरुजी लोग आपको पढ़ा रहे थे उनको भी हवा नहीं थी। उन क्वेश्चंस की क्या उपादेयता है एक सिलेक्शन में, उस चीज की भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूरी की पूरा जो अपना सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा वाला 10 यूनिट में आयोग ने बांटा है। ठीक है, और हम लोग इसको बैक से चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि 10 की 10 यूनिट के लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी चर्चा करते हुए और उन पिछले साल के पेपर की भी साथ में मैं एनालिसिस आपके साथ करूंगा। ठीक है, सबसे पहले 10 नंबर यूनिट। लास्ट ईयर 8 क्वेश्चन आए थे इस यूनिट से, और अगर उस 8 क्वेश्चंस को देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो मेरा मानना है कि 8 में से 8 क्वेश्चंस आपके पूर्णतया सही होंगे। अगर और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये हलवा यूनिट है ना, कि आपके सामने परोस दी गई है और उठा के खाना है। ठीक है, अब पढ़े क्या इसके लिए, यानी ये यूनिट आपके लिए स्ट्रेंथ बननी चाहिए। पढ़ने के लिए एकमात्र सोर्स आप पढ़े सिर्फ निर्माण वाला, जो निर्माण की किताब है उसको आपको पढ़ना है, और इस बार उसको और परिमार्जित कर दिया गया है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है और वो एक संपूर्णता युक्त किताब है। आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। अब बात होती है सर उसको पढ़ने के बाद में चेक किससे करें कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, हमारा स्कोर क्या जा रहा है। तो हर चैप्टर के पीछे हमने भरपूर क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इसलिए वो किताब अपने आप में संपूर्ण किताब है। इसलिए आपको कतई कोई भी दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, 10 नंबर यूनिट के लिए कोई डाउट? ठीक, आगे। अच्छा, बहुत खुशी है इस बात की संजय सर आज हम लोगों के बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ काफी लेट हो गया बच्चों में इस बार आने में आपके समक्ष, है ना। बस कुछ थोड़ी सी इंटरव्यू वाले बच्चों ने वो व्यस्तता बढ़ा रखी थी, इस कारण से लेट चल रहा था। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आगे यूनिट नंबर 9, जिसने सबसे ज्यादा प्राण पिए इस बार, और इसी यूनिट ने और एक सबसे पहली दूसरी यूनिट जो आधुनिक भारत का इतिहास, उस यूनिट में एक पार्ट है आपका इतिहास वाले में, और जो तीसरा पार्ट है उस यूनिट का सब पार्ट आधुनिक भारत का इतिहास, उसने सबसे ज्यादा खून पिए हैं, है ना। एक तो कोटेशन वाले क्वेश्चन आए थे आधुनिक भारत से 3, उन्होंने सबको हिला के रख दिया। उन्होंने सिर्फ ये बच्चों को नहीं लाया, मास्टरों तक को हिला के रख दिया कि साला पूछ काछ से लिया, है ना। दूसरा जो 9 नंबर यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसके क्वेश्चंस आए कितने थे? 8 क्वेश्चंस, है ना। और उस 8 में से 4 तो आपको निर्माण की किताब में मिल गए थे और 4 की हवा नहीं थी। हालांकि मैं क्लास में जब ये किताब मैं लेके आया था, और लास्ट ईयर का जो सिलेबस था वो एकदम सबके लिए नया था, हर व्यक्ति ने उस पर ब्लाइंड खेला, भाई पता नहीं क्या होगा, फिर भी एक संपूर्णता से कोशिश की हमने उसको समेटने की। और हालांकि आप लोग तो ऑनलाइन पे ज्यादा है मेरे पास से जुड़ रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे ऑफलाइन उस समय पे क्लासेस चल रही थी, उस क्लास में चाहे टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैंने सब बच्चों को बोला था कि बेटा आएगा तो इस किताब से आएगा, और नहीं आएगा तो ये गारंटी होगी बाजार में उपलब्ध किसी भी किताब से नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया, वो किताब वाली बात थी। अब 4 क्वेश्चन मात्र उस किताब से आए थे और 4 नहीं आए थे, जैसे प्यूमा नहीं आया था, गार्टनर का ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन नहीं आया था, इस तरह के 2 क्वेश्चन और थे, सिमेट्री वाला एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन किताबों में नहीं थे, है ना। अब वो क्वेश्चन कहां से थे, पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो इस बार जो आयोग ने यूज किया है वो गूगल का बहुत यूज किया है।
खासतौर से 9 नंबर यूनिट के लिए। इवन मैं बताऊंगा जो 6 नंबर यूनिट में हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी में और इकोनॉमी में और कुछ और टॉपिक्स में, देखोगे गूगल ही बहुत सारा यूज किया है। वो कैसे? जब आप रोबोटिक्स डालते हैं किस पे? गूगल पर, है ना? तो उसको डालने के बाद में उसके तीसरे चौथे पेज पे आप देखेंगे, जब स्क्रॉल करेंगे थोड़ा नीचे उसको, तो लिख के आता है प्यूमा का एक फोटो बना हुआ है। देखा होगा ना आपने? तो जो वो प्यूमा का जो फोटो है ना, वही उठा के क्वेश्चन पूछ लिया, उसकी फुल फॉर्म। जब आप गूगल पे ई गवर्नेंस सर्च कर रहे थे, जैसे पेपर देकर भाई हम भी उत्तर मिला रहे थे, हवा नहीं थी उस क्वेश्चन की, पता नहीं साला कहां से पूछ लिया, है ना? और वो क्वेश्चन था एमबीए टाइप के बच्चों के लिए, है ना? और सामान्य जीएस का पार्ट ही नहीं अगर पूछा जाए तो वो, है ना? अब उस क्वेश्चन को जो हम लोग देख रहे थे, जैसे ही मैंने डाला ई गवर्नेंस पीडीएफ, तो सबसे पहली जो उस टाइम पे पीडीएफ खुल के आ रही थी वो क्या थी? ई गवर्नेंस की फाइल थी, और उसके सबसे पहले पेज पे ही एक टेबल दी हुई थी, और उस टेबल में सबसे पहले वही मॉडल था, गार्टनर। यानी दूसरा क्वेश्चन भी क्या हुआ? गूगल। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं 6 नंबर यूनिट में भी कुछ इजी से क्वेश्चन थे। संविधान सभा वाला भाई माना जाए तो इजी था, मनोनीत सदस्य, परंतु वो भी सामान्य रूप से किसी किताब में उपलब्ध नहीं था। अब वो क्वेश्चन कहां से आया? भाई आप जो भी किताब पढ़ते हो बाजार में, चाहे पॉलिटी की किताब पढ़ते हैं चाहे इतिहास की किताब पढ़ते हैं, वो दोनों किताबों में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं दी गई। सामान्य रूप से उपलब्ध कुछ एक दो किताब मिली, पर वो किताब कोई पढ़ता नहीं है, इवन ऑप्शनल वाला भी नहीं पढ़ता है ना? तो वो क्वेश्चन कहां से पूछा? जब आप संविधान सभा लिख के गूगल पे डालते थे उस टाइम पे, और साथ में लिखते थे पीडीएफ, तो सबसे पहले एकमात्र पीडीएफ अभी भी शायद खुलती है वही, वो लिखे आता है संविधान सभा का वाचन, प्रथम वाचन, है ना? और उसमें भाषण भी रहता है सचिदानंद सिन्हा साहब का, और उसी के अंदर वो दिया हुआ है कि मैं उपाध्यक्ष के तौर पर इनका मनोनयन करता हूं, एंथोनी साहब का, है ना? यही थे ना, एंथोनी साहब था ना क्वेश्चन? हाँ, तो उनका मनोनयन करता हूं। तो वो क्वेश्चन वहां से उठाया। तो जो स्वभाव देखोगे पिछले साल का पेपर, खासतौर से जो 13-14 क्वेश्चन जो सामान्य रूप से किसी बच्चे को नहीं आए, वो गूगलिंग का पार्ट थे, और कुछ आए भी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो गूगल का पार्ट था। ठीक है? तो 9 नंबर यूनिट पे आप फिर वापस लौट के आते हैं, तो उसमें पढ़ें क्या? कि क्या सर एक छात्र पूरे दिन गूगल ही करता रहेगा, है ना? तो दिक्कत हो जाएगी, गूगल कितना करेगा, है ना? तो इस बार की जो किताब हमने 9 नंबर की लॉन्च की है दोबारा से, सेकंड एडिशन उसका, उसमें ये कोशिश की है हमने कि जो ये गूगल वाला पार्ट है, कि गूगल पे जाए, विकिपीडिया खोले, उसका जो शुरुआती पेजेस की कुछ चीजें मिल जाए, वो हमने उस किताब में समेटने की कोशिश की है। ठीक है? अब एक कोशिश आप भी ये कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास में समय है ना? तो एक बार जितने भी टॉपिक सिलेबस में लिखे उनको ऐसे डाल करके और शुरुआत के 1 से 2 पेज स्क्रॉल कर लें, और कुछ नया फैक्ट मिला कि जो सामान्य पढ़ा हुआ नहीं है तो जरूर नोट डाउन कर लें, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। परंतु अब ये मेहनत इतनी करना या उस क्वेश्चन को ढूंढना, प्यूमा को ढूंढना, देखो मैं एक तो बोला ढूंढ लें, फिर अब मैं बोल रहा हूं कि क्या ये ढूंढना लाभदायक है या पास होने में सहायक है या नहीं है, उस पे आते हैं। एक सीधी सी ये बात बताइए, भाई मैंने क्या बोला, 12-13 ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी को नहीं आ रहे थे पिछली बार, और मेरा ये मानना है, मुझे अभी तक अगर मैं 1000 बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ होगा तो मैं 1000 के 1000 बच्चों का ये कहना था सर वो क्वेश्चन हमें आते ही नहीं थे, जो हमारा तुक्का मारा, है ना? फिर भी जो बच्चों को मेंस लिखना वो मेंस लिख रहे हैं ना। यानी इन 12-13 क्वेश्चंस के कारण ना तो फेल हुए होंगे ना पास हुए होंगे। सही बोल रहा हूं ना? कि क्या ये 12 से 13 क्वेश्चन जो टफ थे, प्यूमा टाइप का, सिमेट्री वाला, गार्टनर वाला, या मॉडर्न हिस्ट्री में कोटेशन वाला, इनके कारण जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं उनका मेंस रुका, फिर भी दे रहे हैं ना। यानी इस तरह के क्वेश्चनों का, इस तरह के प्रश्नों का आपके चयन में कोई योगदान नहीं होता है। तो योगदान किसका होता है बेटा? योगदान उन क्वेश्चंस का होता है जो सामान्य रूप से हर, अगर और गंदी लैंग्वेज में बोलूं तो हर गधे बच्चे के जो क्वेश्चन आते हैं ना,
वो आपको आना चाहिए। अगर वहां से गलती है तो ये मान के चलना जीवन में कभी भी कोई एग्जाम पास ना करेंगे। कंपटीशन का मीनिंग ये होता है कि जो जनरलाइज है वो सभी के लिए जनरलाइज है, जो टफ है वो सभी के लिए टफ है। कहावत सुनी होगी ना, हमाम में सब नंगे हैं, है ना। तो नंगा होना क्या है, यानी बाथरूम, हमाम मतलब बाथरूम, बाथरूम में सब नंगे होके नहाते हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म पे सब है, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो। अगर भाई अंबानी साहब भी बाथरूम में नहा रहे होंगे तो वैसे ही नहा रहे होंगे ना, हर हर गंगे टाइप से ही। तो कोई भी हो, यानी हमाम में सब नंगे हैं, यानी कंपटीशन में सब बराबर है। अगर वो 12-13 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसकी किसी को हवा नहीं थी, वो किसी को वाकई में हवा नहीं थी, तो वो आपके सिलेक्शन के, आपके रिजल्ट का जो फेस आया है उसमें उसका कोई रोल नहीं है। इससे पिछली बार 2019 में एक बोधन दुआ साहब आए थे, एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो उसके बाद में बच्चों में हड़कंप मच गया, ये पता नहीं क्या पूछ लिए, अब तो दिशा दशा बदल गई आयोग की, है ना। फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया, फिर ये देखो इस तरह का जो फिनोमिना, मैं बड़ा थोड़ा खुल के बोलता हूं, और कि जो ये फिनोमिना होता है ना कि एक क्वेश्चन आ गया फिर उसका बवंडर बना देते हैं, तो उसमें बच्चे बच्चे देखो, बच्चों का दिल तो बिल्कुल कोमल होता है ना, और वो एक गुरुजियों के ओरा में भी बेचारे रहते हैं, है ना। तो वो जो बवंडर का फायदा कोचिंगों ने उठाया, इनको और डराओ, और डर के आगे ही कोचिंग वालों की जीत होती, बच्चों की नहीं होती है ना। और कोचिंग वालों ने क्या किया, मोटे मोटे नोट्स निकालना चालू कर दिया कि बेटा ये भी पढ़ लो प्री में, ये भी पढ़ लो प्री में, है ना। तमाम नए नए पब्लिकेशन भी उभर के आए इसी बीच, बोधन दुआ के कारण। ये सब बोधन दुआ को जाता है इसका श्रेय। बोधन दुआ को फ्रीडम स्ट्रगल में इतना काम नहीं किया होगा जितना इन्होंने बच्चों को किताब बनवाने में काम कर दिया बोधन दुआ साहब ने। अब उस बोधन दुआ के कारण बच्चों ने मोटी मोटी मध्य प्रदेश के इतिहास की किताबें पढ़ डाली। फिर आ गया गोहरा, फिर उन किताबों में गोहरा ने भी कोई योगदान नहीं दिया, क्योंकि उतना पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस उस टाइप का फंसा ही नहीं। एक गोहरा आया, चलो मान भी लिया उस किताब से फंस भी जाता, कहीं तो ये था कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की इतनी मोटी मोटी 3 किताबें, प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास, आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास, ऐसी किताबें लोगों ने पढ़ी। क्वेश्चन फिर भी मान लो फंस गया एक गोहरा, तो पहले तो ये भी गारंटी नहीं कि वो उन किताब को पढ़ने के बाद भी कर पा रहा हो, क्योंकि इसकी भी एक कैपेसिटी होती है ना इस दिमाग की कि वो 3 किताब कितना बचा पाया होगा। फिर भी मान लो एक सही कर लिया, अब सोचिए कि 4000 पेज पढ़ने के बाद में अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन सही किया तो गंदी भाषा में क्या उखाड़ लिया, है ना। उसकी जगह अगर वो आयोग पे फोकस करता तो 8 के 8 क्वेश्चन बनाता। अगर वो उसकी जगह वो 9 नंबर यूनिट की किताब पे फोकस कर ले, कम से कम 4 सही कर लेता। अगर वो करंट अफेयर 2 बार रिवीजन कर लेता तो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन गलत नहीं होता उससे, मानते हो ना। इवन वो एमपी के भाई 4000 पेज है, और किसी एमपी की स्पेशल किताब कितने पेज होंगे, 300-400 पेज, उसको 10 टाइम्स पढ़ सकता था और फिर एक क्वेश्चन गलत नहीं होता। सोचिए देखो कि एक क्वेश्चन के चक्कर उसने कितने 10-15 क्वेश्चन का नुकसान किया होगा। कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि फालतू में फैल कर नहीं पढ़ना है, और कंपटीशन में अगर कोई फालतू में फैल के पढ़ता है तो कंपटीशन उसको फैला देता है, और चारों खाने चित्त करना यानी फैलाने का मतलब ये है वो कर देता है। सिंपल सी बात, जो पढ़े सटीक पढ़े और तार्किकता से पढ़े। जैसे मैंने कहा तार्किकता के लिए, भाई मैं अपनी किताब बताई, जैसे मैंने 10 नंबर की यूनिट के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ कि निर्माण को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ये मैंने बोल दिया आपको। अब आप एक समझदार स्टूडेंट है, किसी की बात मत मानो, मैं तो ये बोलता हूँ कंपटीशन में अपने बाप की बात भी नहीं मानना है ना। कई बार पिताजी होते हैं ना शादी के चक्कर में, बेटा ये पढ़ ले फेल हो जाएगा तो शादी कर देंगे, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। कई बार पिताजी गड़बड़ भी कर देते हैं, ये पास हो जाएगा फिर पीटी निकल जाएगा, मेंस निकलना नहीं उसको पता है, और शादी करनी है इसकी, है ना। तो फिर क्या करेंगे, तो 2 बच्चों को पकड़ लेकर देख यार ये बेटा ये इसने इंटरव्यू दिया था पिछली बार। ऐसा मैंने एक घटना सुनी थी अपने इस क्लास के बच्चे से कि पिताजी 2 बच्चों से मिलवा दिया, जो कि और उसमें से एक तहसीलदार भी बना के ले आए थे पिताजी, और उसने 4-5 किताबें बता दी, वो बच्चा उन्हीं किताब को पढ़ता रहा और पीटी अंततः फेल हो गया, और उसे अगले 2 महीने में उसकी शादी भी हो गई। फिर पिताजी ने ब्लेम कर दिया तेरे से पीटी भी नहीं निकला, शादी कर चुपचाप, है ना। तो मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि जो कहे वो तार्किकता के पैमाने पे खरा उतरना चाहिए और उसे चेक करना चाहिए आप, है ना। तो क्योंकि आपका समय और आपका पैसा है, दोनों आपका जाया जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मेरी तो ये दुकानदारी चल रही है, सीधी बात ही है। बट आपका समय और आपका पैसा फिर भी आप कमा लेंगे, समय कोई नहीं लौटा सकता है ना।
तो क्या होना चाहिए, मैंने बताया 10 नंबर के लिए निर्माण की ब्लाइंडली फॉलो करें। आपका क्या काम होना चाहिए कि पढ़े कोई भी चैप्टर और उससे आए हुए गत वर्ष के क्वेश्चन चेक करें, क्या वो बने या आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी किताब है, या नहीं तो बहुत घटिया किताब है। एक तो अब इसमें भी पब्लिकेशन वाले बहुत चालाक होते हैं कि भाई पिछले साल वाले क्वेश्चन तो मिला दिए, है ना, तो दिख जाएंगे सर, वो तो हर पब्लिकेशन में दिख रहा है, जितना भी जिसका भी नया एडिशन लेंगे। अब उसको भी कैसे चेक करें। अब उसको पढ़ने के बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन सोचिए, खुद से बना के देखो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके अगर वो भी बन जा रहा है तो ये मान के चलना फिर वो किताब बेस्ट है। क्लियर। तो ये तरीका होना चाहिए आपको चेक करने का। ब्लाइंडली किसी पे भी होता है ना, अंध भक्त नहीं बनना, भक्त जरूर बनना है, अंध भक्त नहीं बनना। और भक्त हमेशा तार्किक होता है, ठीक है, और अंध भक्त वो होता है ना, चाटुकारिता वाली चीज होती है ना, ठीक है। तो भक्त बनिए, अंध भक्त मत बनिए, ठीक है। 9 नंबर में क्या पढ़ना है फिर, निर्माण वाली किताब। और मैंने बोला गूगल, तुरंत बोला, बट कोशिश करो कि मैंने करके दे दिया है ना, तो उतना समय जाया ना करे। जो आएगा उस किताब में मिल जाएगा, और नहीं आएगा तो ये भी गारंटी बाजार की उपलब्ध किसी किताब में नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे वो आपकी मेरिट पे कतई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर यूनिट पे। किसी को कुछ पूछना तो क्वेश्चन लिख सकता है बीच बीच में भाई, जो भी लाइव है अभी देख रहे हैं क्लास को, वो बच्चे अपना कमेंट लिख सकते हैं कुछ पूछना हो तो, है ना। आगे 8 नंबर यूनिट। 8 नंबर यूनिट में क्या है, करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मध्य प्रदेश विशेष, साथ में खेलकूद, है ना। तो खेलकूद की बात करते पहले। खेलकूद के लिए एकमात्र सोर्स से निर्माण पढ़िए आप, है ना, सामान्य से क्वेश्चन है। हाँ, लड़कियों को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनकी रुचि का कम विषय होता है, और लड़कों के लिए तो ये होता है कि शायद उनके क्वेश्चन गलत ना होते हैं, है ना। ये ऐसा देखा है प्राय, क्योंकि रुचि मैंने देखी क्लास में भी। तो आप खेल कूद को बढ़िया से निर्माण किताब पढ़िए। पिछली बार 3 या 4 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे फंस गए थे उससे, है ना। तो आप आराम से उसको पढ़िए, फालतू की और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है। मध्य प्रदेश विशेष समसामयिकी किससे पढ़े, देखो अभी बाजार में काफी किताबें विद्यमान है आपके सामने। अगर अभी समय तो कोई भी एक किताब उठा लो, चाहे वो एग्जाम पीडिया हो, चाहे वो एपीएल वाली हो, है ना, चाहे वो एक रोजगार निर्माण के क्वेश्चन कलेक्ट करके दिए हैं, कि वो भी किताब आई करंट साथ में जोड़ करके, कोई भी एक किताब उठा लो। या घटना चक्र वार्षिकांक आया था अपना जो इंदौर वाला, वो ले सकते हैं। परंतु अंतिम में, जैसे 19 जून को इस बार पेपर है आपका, तो मैं मई के एंड में आपको जो निर्माण की पतली सी किताब आती है वो मैं दूंगा। उस किताब में क्या होता है कि बाजार में उपलब्ध जितनी भी किताबें सबके फैक्ट होते हैं, रोजगार निर्माण के फैक्ट होते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार का जो संदेश नाम का एक वो पत्रिका आती है मासिक, उसके फैक्ट्स होते हैं। अंतिम चीज, एक सरकार की जितनी भी अपनी 1-2 जनसंपर्क वगैरह की साइट होती है, उसको भी हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक तरह से पतली सी किताब बड़ी संपूर्णता लिए वो होती है। और इस बार भी 2 क्वेश्चन करंट के पूछे, और दोनों के 2 आपके थे उसमें भैया, यानी 100% क्वेश्चन थे। तो कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये अभी नहीं भी पढ़ रहे, जो मैंने किताबें इससे पहले बताई है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की उसको भी। आप सिर्फ अंतिम समय में उस निर्माण वाली किताब को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसकी मैं लाइव क्लास भी लगवाऊंगा, यूट्यूब पे भी चलेगी, सभी के लिए वो फ्री भी रहेगी। आप अपने बच्चों के लिए भैया, बाकी सबके लिए ओपन रहती हो क्लास, ठीक है। अब बचता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। हाँ, आरबीआई वाला क्वेश्चन जो आया था, हाँ बेटा, जैसे मैंने बताया ना कि क्वेश्चन गूगल, अगर वो क्वेश्चन क्या था कि धरती की किसी किताब में उपलब्ध नहीं था, आरबीआई वाला, ना, एक कमेटी थी, उसका कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष टाइप का कुछ क्वेश्चन था। वो कुछ क्वेश्चन सिर्फ उसने गूगल किया आरबीआई पे। देखो एक चीज और, आपके सिलेबस में इस बार क्या है ना, कुछ विशेष शब्द अलग से लिख दिया। वो बैंकिंग सिस्टम लिख सकता था ना एक सिलेबस का नाम खाली, उसने क्या किया, आरबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक, है ना, फिर लिखता है सेबी, फिर लिखता है शेयर बाजार, फिर लिखता है एनबीएफसी, है ना। तो ये सारे टर्म्स क्या है, बैंकिंग सिस्टम के ही है ना, पर अलग से लिखा। और सामान्य साइकोलॉजी क्या कहती है, जब आप भी पेपर बनाओगे, अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हें भैया इस यूनिट से 10 क्वेश्चन निकालने हैं, कौन से, 6 नंबर यूनिट से, 6 नंबर यूनिट कहता है ना आरबीआई, उसमें इकोनॉमी, कि उससे 10 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, तो क्या करोगे, सिलेबस सामने रखोगे और सिलेबस के जो वर्ड लिखे हैं उसी से क्वेश्चन बनाओगे ना। तो सबसे पहला बैंकिंग से, जब दूसरा पॉइंट आता है उसमें आरबीआई लिखा हुआ है, तो आरबीआई उसने क्या किया होगा, मैंने बताया गूगल से बना इस बार पेपर बहुत सारा। तो उसने आरबीआई डाला, आरबीआई की साइट खुली, उस साइट खुलते ही उस पर स्क्रॉल हो रही थी वो कमेटी की रिपोर्ट ऊपर, और उस कमेटी की पहली रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है
ये गूगल कर रहा है, ये सॉरी वो आपके जो पेपर बनाने वाले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ गूगल की ही देन है, ठीक है ना। खैर आगे आते हैं 8 नंबर यूनिट पे, ठीक है, आरबीआई वाला क्वेश्चन। और ये वाले क्वेश्चन जरूरी नहीं आपको आने चाहिए, भाड़ में जाए, मैंने वर्ड बोला है भाड़ में जाए, यानी ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में कोई योगदान नहीं है। वही 12-13 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एक शामिल है, एक और क्वेश्चन है। देखो आपको तय करना है ना सामान्य क्वेश्चन कितने, मतलब मैं देख रहा हूँ कि इस बार पटवारी की तैयारी करने वाले बच्चे एक लाइन से मेंस लिख रहे हैं। कारण क्योंकि उनको लूसेंट रटी हुई थी, जनरलाइज एक एमपी किताब उन्होंने चार्ट के पटक रखी है, यानी सामान्य उनका पढ़ा हुआ मजबूत है ना। अगर 12-13 क्वेश्चन हटा के 85 क्वेश्चन में वो 70 ही आराम से लेके आ गए, क्योंकि 85 जो क्वेश्चन थे, 84 क्वेश्चन जो है, 85-84 क्वेश्चन वो सामान्य क्वेश्चन है, और उनमें से उन्हें 70 प्लस ले आए। और आप क्या हुए वहां टेंशन में आ गए, साला पूछ क्या लिया, क्योंकि पीएससी के आप छात्र हैं तो थोड़े वो होता ना कि बड़े दुकान के छात्र हैं तो बड़ा सोचोगे, तो फैल गए होंगे वहां पे, गंभीरता नहीं रही, और वो आराम से खेलते कूदते यार, खेलते कूदते पेपर पास हो गया। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, सामान्य पढ़े पहले, यानी जो नींव होती है ना वो सामान्य होती है ना, सजावट तो बाद में करेंगे। ये जो इस तरह के क्वेश्चन जो सजावट वाले काम है वो अंतिम काम होते हैं। किसी भी मकान की जब स्ट्रक्चर हम लोग खड़े करते हैं, है ना, उस स्ट्रक्चर का अंतिम पार्ट होता है ना कि तस्वीर टांग दी यहाँ पे एसी फिट कर दिया, यहाँ पे टीवी लगा दिया, अंतिम पार्ट होता है ना। पर जो नींव होती है ना, पर नींव अच्छी है तभी वही है ना, नींव अच्छी है तभी वो अच्छी है ना। तो ये नींव ही सामान्य प्रश्न है, जो सामान्य किताबों से आपने पढ़ा है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। लूसेंट में 13 क्वेश्चन दिए थे भाई पिछली बार, अगर वो क्यों गलत है फिर आपके, तमाम लोगों ने लूसेंट पे उंगली उठाई थी, है ना, फिर भी 13 क्वेश्चन था लूसेंट, लूसेंट की उपादेयता कम नहीं हुई है उसमें, ठीक है ना। हाँ एक चीज और, लास्ट ईयर मैंने एक सूची जारी की थी, जैसे ही नोटिफिकेशन आया था कि ये पढ़ना है, ये किताबें लेनी चाहिए आपको, है ना। तो जब प्री हुआ, प्री के दूसरे दिन तमाम सोशल मीडिया भरा हुआ था, गालियां भी मिल रही थी कोचिंग वालों से लेकर के सबको कि साला कुछ आया नहीं, पढ़ाया नहीं, पता नहीं क्या आ गया, है ना। तो फिर मैं भी थोड़ा सेंसिटिव रहता हूँ इस चीज़, तो मैंने भी अपने ऑफिस की टेबल पे लगाई जो जो मैंने रिकमेंड की थी किताबें। पहले नंबर यूनिट के लिए ये, अगर 10वीं के लिए मैंने एक बताई थी किताब, मेरी किताब थी। 9वें नंबर यूनिट की किताब थी, मेरी किताब थी। एमपी करंट तो मेरी किताब थी, है ना। 7 नंबर के लिए जो जो मैंने पीडीएफ बताई थी वो पीडीएफ सारी रखी हुई थी मेरे पास। जब मैंने क्वेश्चन ढूंढना चालू किया, मेरे ऑफिस में अभी पड़ा है वो, उस पर लिखा हुआ कि ये पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है, उसके तक 83 क्वेश्चन विद इन मैंने 45-46 मिनट में ढूंढे थे। कितने में से? 100 में से। आने कट ऑफ क्या गई? 70, है ना। तो वो 83 क्वेश्चन जनरलाइज क्वेश्चन थे। अगर मैं और थोड़ी सी गंभीरता से और देखता, उसमें हो सकता 2-4 क्वेश्चन और ढूंढ लाता मैं, है ना। तो क्या हुआ, उन 13-14 क्वेश्चन के कारण आप फेल नहीं है, फेल है जो सामान्य 83-84 क्वेश्चन थे उनमें से 70 ना ला पाना, इस कारण से आप फेल हुए हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय किससे पढ़े? 8 नंबर यूनिट की जो बात कर रहे थे हम। देखो ये एक ऐसा विषय होता है करंट अफेयर में कि एक दो बार रिवीजन से वो 100% क्वेश्चन सही ही होते हैं। एक ऐसा साइकोलॉजी होती है करंट अफेयर को लेकर के। तो मेरा ये मानना है इसके लिए आप एक अच्छी किताब पढ़ लें अभी तो, क्योंकि समय मिल गया थोड़ा और ज्यादा आपके पास में। तो एक कोई भी एक घटना चक्र जो इंदौर वाली आती है, तो उसका जनवरी में वार्षिकांक आया था। घटना चक्र इंदौर वाली का वार्षिक, सॉरी हो, घटना चक्र इलाहाबाद वाली है, सॉरी, घटना चक्र इलाहाबाद वाली का वार्षिकांक आया था। वो मिलती है तो ठीक है, वो नहीं मिले तो परीक्षा मंथन का वार्षिकांक आया था जनवरी में, वो आप ले लें। इन दोनों में से कोई भी एक किताब आप ऑनलाइन भी मिल जाती है, वो आप ले लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। इसके साथ में क्या करना है, जो अपने यहाँ पे मासिक कोई भी एक मैगजीन उठाते रहिए, क्योंकि वो जनवरी में आई थी, जनवरी फरवरी से लेकर के भैया जून में पेपर है, जब 4-5 महीने ये भी आपको कवर करना है। तो फिर यहाँ पे जो इंदौर की घटना चक्र निकलती है मंथली, उसको ले लेंगे स्पीडी, और अंतिम में स्पीडी जरूर पढ़नी है। वो क्या पढ़नी है? अंतिम में, ठीक है। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय को थोड़ा गंभीरता से 4 या 5 क्वेश्चन थे, और 4-5 क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन थे, है ना। और वो गलत नहीं होने चाहिए, वो गलत तो आप फेल है, क्योंकि वो हर गधे बच्चों का सही है, ठीक है ना। प्यूमा के कारण नहीं होगा सिलेक्शन, सिलेक्शन होगा ये 4-5 क्वेश्चन के कारण, ठीक है ना। क्लियर? 8 नंबर। अब आते हैं 7 नंबर, जो सबसे ज्यादा फैली हुई और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली यूनिट है।
ठीक है ना। इस यूनिट में क्या है, विज्ञान एवं पर्यावरण नाम दिया हुआ है। हालांकि इस यूनिट को लेकर के मैंने कुछ पीडीएफ्स दी थी, और उस पीडीएफ में कुछ टॉपिक्स जैसे कृषि उत्पाद तकनीक हो गया, खाद्य प्रसंस्करण वाली यूनिट्स हो गई, है ना। लास्ट ईयर क्या था, ब्लाइंड था, फिर भी निर्माण ने कोशिश की थी आपके लिए, कुछ पीडीएफ दी थी। वो आम वाला क्वेश्चन भी, मतलब ये था हूबहू नहीं था, पर वो टकरा जरूर दिया था, है ना। बाकी जो एमएसजी वाला अजीनोमोटो वो आपके पीडीएफ में था। बाकी इसके अलावा स्वास्थ्य वाला क्वेश्चन हो, आपदा वाला क्वेश्चन हो, सामान्य से क्वेश्चन, तो वो मेरी भी नहीं, सभी किताबों में मिलता हो, है ना। तो इस बार क्या किया इस यूनिट को, क्योंकि वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मौलिक सिद्धांत है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पहली लाइन लिखी है, फिर उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है, संस्थान है ना। फिर 2 से 3 पॉइंट उसके बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट के हैं, पॉल्यूशन है, मानव शरीर संरचना है ना, पोषण है, आहार है, कृषि उत्पाद तकनीक है, स्वास्थ्य योजनाएं है ना, खाद्य प्रसंस्करण है, ये सब यूनिट है। इसको मिला करके एक किताब हम लोग जारी कर रहे हैं, बहुत प्यारी किताब बन रही है, पूरी टीम लगी हुई है हमारी उसमें। और हाँ, थोड़ा लेट जरूर हो गया, क्योंकि वो पेपर भी आगे चला गया, तो हम भी थोड़े सुस्त हो गए, और कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके अंदर, क्वेश्चंस की रेंज बढ़ा दी। पहले ये था कि खाली मटेरियल मिलता, अब कोशिश ये कि उसमें करीब 1000-2000 क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, इतना उस पर काम कर रहे हैं। और भगवान की दया से अगर आपका और हमारा दोनों का अच्छा दिन रहा, तो सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन भी मिल जाए, जैसे आम टाइप का मिल गया था। इवन जो मैंने एनबीएफसी की फाइल दी थी, हालांकि वो तारीख नहीं मिली, पर महीना जरूर मिला दिया था वो भी, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक था बाजार की किताबों में सामान्यता उतना गंभीरता से नहीं दिया होता है, फिर भी हमने टच किया उसको, है ना। तो 7 नंबर यूनिट के लिए आप निर्माण की किताब का थोड़ा इंतजार कर लीजिए, लगभग तैयार हो चुकी है और प्रिंटिंग में जाने वाली है, आज चली जाएगी शाम तक, है ना। और जैसे ही होली से घर से लौट के आएंगे, 20-21 तारीख तक छुट्टी रहेगी, 22 को या 23 को पूरे प्रदेश के बाजार में वो मिल जाएगी, ठीक है। और आप ग्वालियर में हैं, ग्वालियर वालों को मुझे लगता है होली से पहले भी आ सकती है, तो वो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि होली की छुट्टी भी है 4-5 दिन की हर चीज की, तो यानी इस महीने में मिल रही है वो किताब, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है उसके अलावा। फिर भी एक चीज मैं भी बोलता हूँ, इसमें भी लूसेंट जरूर पढ़ लेना, ठीक है, वो जरूर देख लेना है, साइंस की कौन सी सामान्य अध्ययन वाली लूसेंट में साइंस वाला पोर्शन, वो जल्दी से पलट के जरूर जाना है। हाँ, उसमें गलती थी, जो कपाल वाला क्वेश्चन था लास्ट ईयर, उसमें 12 दिया था, उत्तर उसका 16 था शायद, तो कुछ गलती भी है उसमें लूसेंट में भी, ठीक है ना। खैर आगे क्लियर, 7 नंबर, कोई डाउट इसमें। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी 7 नंबर यूनिट आ रही है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कि वो किताब आपको 5 या 10 अप्रैल तक आए, पर गारंटी 10 अप्रैल से एक दिन भी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि साथ में उसका हिंदी वाली क्वालिटी का ही काम इंग्लिश में हो रहा है, क्योंकि सेम ट्रांसलेशन चल रहा है उसका, ठीक है। तो ये निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना 9 नंबर में, ना 10 नंबर में, ठीक है, ना 7 नंबर में, क्लियर। अब आगे आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर यूनिट में क्या है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। देखो पॉलिटी में कुछ चीजें साफ साफ लिखता है वो, 1919, 1935 संविधान सभा, है ना। और पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि 1919 के अधिनियम के तहत कौन सा चुनाव हुआ था, आया था ना। और ये वाला क्वेश्चन सामान्यतः किसी किताब में नहीं मिलता है, ये भी आपने नोट किया होगा, नहीं मिलता ना। तो अब ये क्वेश्चन जो सामान्यतः किताब में नहीं मिलता, परंतु क्या हुआ था, जो निर्माण की टेस्ट सीरीज थी उसमें ये क्वेश्चन था। अब बताता हूं हमने क्यों दिया होगा, कैसे दिया होगा। तो लास्ट ईयर जो मैंने लिस्ट जारी की थी, इस बार भी मैंने जारी की वो लिस्ट, तो उसमें क्या लिखा था, एक किताब पढ़नी है, मैंने किताब बताई थी वाणी प्रकाशन की, जो इस बार भी मैं बता रहा हूँ आपको, वाणी प्रकाशन की किताब पढ़ी है, उसके लिए बहुत बेहतरीन किताब है, फैक्चुअलिटी को कंप्लीट कवर किया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने लिखा था उसमें जांच परीक्षा हेतु, तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है किताब एक, कौन सी, वाणी प्रकाशन की। और जब आप पढ़ ले और अपने आप को चेक किससे करें कि मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, भाई 9 और 10 नंबर यूनिट में बता दिया है कि निर्माणी वाली किताब के पीछे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, उसी से आप चेक कर लेंगे। अब 7 नंबर यूनिट में किससे चेक करेंगे, घटना चक्र के पूर्वावलोकन आते हैं, उसमें अध्याय के हिसाब से, क्या है, अध्याय के हिसाब से उसमें दिए हुए होते हैं क्वेश्चंस। एक अध्याय पढ़ा, क्वेश्चन लगाए, 1 मिनट, है ना। अब वो जब हम लोग पेपर बना रहे थे, तो
अगर आप लोगों ने पूर्वावलोकन पढ़ा होता तो वो क्वेश्चन सही होता, क्योंकि उसी में से हमने चिपकाया था अपनी टेस्ट सीरीज में। और वो क्वेश्चन ही क्यों चिपकाया टेस्ट सीरीज में, जब वो टीम बना रही थी तो एक डिस्कशन हुआ होगा उनके बीच में कि बाकी क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन है उस 1919 से पूछे हुए आज तक जो हर किताब में मिल जाते हैं, वो एक ही मात्र क्वेश्चन था जो उपलब्ध नहीं था किसी किताब में, तो कुछ नया देने के चक्कर में वो दिया और वही आयोग ने पूछ लिया। ठीक है ना, इसलिए निर्माण की में टेस्ट सीरीज में भी वो फंस गया था। ठीक है, खैर तो एक कोशिश होती है, एक दिमाग लगाने की कोशिश भी करते हैं जो टेस्ट सीरीज के जो टीम काम कर रही है, तो ये कोशिश करते कुछ नया देने की, है ना। इस बार की टेस्ट सीरीज भी आप लोग देख रहे होंगे कि वो 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज नहीं है, वो 100 क्वेश्चन में कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन है, एक तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन बना के देने की कोशिश। वे खाली आप अपनी जांच ही ना कर लें कि आपके पास में इतना मटेरियल भी चला जाए जिससे आप क्वेश्चंस की रेंज भी बढ़ा ले अपनी। ठीक है, क्या तो पॉलिटी में क्या, कुछ चीजें मैंने बताया ना अलग से लिखी हुई है, तो जब वो अलग से लिख दिया, वही वाली बात जो थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था, बात कर रहा था आपसे अर्थव्यवस्था वाले में, कि आपको ये क्वेश्चन बनाने मान लो उस यूनिट से 10 क्वेश्चन, तो क्या करोगे, तो जो जो शब्द लिखे उसी क्वेश्चन ढूंढेंगे ना। अब जब 1919, 1935 और संविधान सभा 3 टॉपिक सबसे पहले, इस बार मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन ले लीजिएगा इस बार, तो आपका क्या काम होना चाहिए, तो ये तीनों टॉपिक कितना संपूर्णता से पढ़। संपूर्णता का मतलब क्या हुआ, मात्र किताब ही नहीं कि वाणी से ही नहीं फंसेगा, ये भी गारंटी है, गूगल भी कर लेना, क्योंकि वो जो संविधान सभा का क्वेश्चन था बिना गूगल के नहीं था वो इस बार। क्लियर हुआ, तो एक बार करके देख लेना चाहिए। हालांकि फिर मैंने बोला गूगल करे कि नहीं करे वो क्वेश्चन, ठीक है आया, क्या उसके कारण सिलेक्शन हुआ, क्या रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, हो रहा है। फिर भी उस 1919, 1935 और संविधान सभा की एक मैं पीडीएफ खुद जारी करूंगा अप्रैल के महीने में, जिसमें कोशिश ये की गई है कि संपूर्णता से जितने भी सोर्सेस उपलब्ध है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो सबका समावेशन उसमें किया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, शायद क्वेश्चन बाहर ना जाए, किस्मत अच्छी है रही तो, अब बुरी किस्मत भाई कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। तो वो संपूर्णता से रहेगा, उसमें भरपूर क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें गूगल इवन जो प्रथम वाचन का उस दिन उसमें जो मार्शल थे ना उनका भी नाम लिखा हुआ है। अब सोचिए इतना अंदर तक घुस के उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, पब्लिक डोमेन में मिलेगी, वो टेलीग्राम का ग्रुप है जो निर्माण का। हाँ एक चीज और, निर्माण का टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, निर्माण आईएएस ग्वालियर के नाम से, उसको सब ज्वाइन जरूर कर ले, उसमें जितनी भी सूचनाएं, काफी मटेरियल्स भी मिलेंगे। ठीक है, आगे तो पॉलिटी में क्या पढ़ना है, वाणी प्रकाशन किताब और घटना चक्र का पूर्वावलोकन, ये देखना ही देखना है। अब एक नेचर का और क्वेश्चन था उसमें पॉलिटी में, प्रविष्टि वाला था ना, तो ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते हैं, ना कभी याद होंगे, ना पूरी पूरी सूचियां, समवर्ती सूची की सारी प्रविष्टि याद कर पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जाए बाढ़ में, उसके कारण आप फेल और पास नहीं हो रहे हैं। भाई प्रिय है ना, 100 के 100 क्वेश्चन करने से कुछ तमगा तो नहीं मिलेगा ना भाई, भारत रत्न मिल जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो कट ऑफ जाए उससे 10 क्वेश्चन बुरी से बुरी स्थिति में हमारे होने चाहिए एक्स्ट्रा। अगर 70 कट ऑफ है तो मुझे 80 टच करने हैं, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए हमेशा एग्जाम में। चाहे कट ऑफ 90 गई तो फिर 100 का स्कोर बनाएंगे हम, और अगर कट ऑफ 60 गई तो 70, क्योंकि जो टफ पेपर होगा वो सबके लिए टफ होगा, इन्हें उंगली नहीं खानी चाहिए, है ना। ठीक है, तो 6 नंबर में पॉलिटी में वाणी प्रकाशन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन और बेयर एक्ट जरूर देखना चाहिए। देखो इस बार 2 से 3 क्वेश्चन थे, चाहे वो होता ना एक क्वेश्चन कोई अधिकार के तहत था, जीएसटी वाला क्वेश्चन कि किस किस उसमें अनुच्छेद में चेंजेस हुए थे उस अधिनियम के तहत, तो वो क्वेश्चन क्या था, थोड़ी सी तकनीकी भाषा थी उसमें, या राष्ट्रपति का अधिकार को लेकर एक क्वेश्चन था, उसमें थोड़ी सी तकनीकी भाषा थी वहां पे, है ना। तो वो क्वेश्चन अगर आप बेयर एक्ट जरूर देखते तो चीजें होती, तो बेयर एक्ट जरूर, बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल संविधान होता है, वो मूल संविधान होता है ना, तो उसकी जो तकनीकी भाषा थी वो हुबहू वैसी लिखी रहती है, और बाकी जो किताबें होती है बाजार में उपलब्ध, जो भी किताब, चाहे लक्ष्मीकांत साहब की किताब हो, चाहे सुभाष कश्यप साहब को हम लोगों की किताब आती हो, वो सब क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है, वो सहज भाषा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वो बैकग्राउंड होता नहीं है यार बच्चों का तकनीकी भाषा वाला, तो वो किताब पतली सी आती, वो आपकी डेस्क पे होनी चाहिए हमेशा, कि जब भी कुछ चीजें लग रही है तो उसको रेफरेंस के तौर पे देख लेना चाहिए, या वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, वो पॉलिटी वैसे ही कम है इस बार तो, है ना, तो एक बार जल्दी से बेयर एक्ट की भाषा भी देख ले आप, कुछ नया वर्ड मिल रहा है, करना क्या है, जो नया शब्द मिल रहा है ना उसको अंडरलाइन कर लो, उसको समझने की कोशिश कर लो, मुश्किल से पूरे सिलेबस में से 20 शब्द मिलेंगे आपको सारे अनुच्छेद मिला के,
20 शब्द को एक बार समझ गए तो वैसा जो क्वेश्चन इस बार जो गलत किएगा काफी बच्चों ने, वो गलती नहीं होगी फिर आपसे। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमी में। हाँ, लूसेंट जरूर पढ़नी है, लूसेंट नहीं भूलना है। जब आप वाणी पढ़ लेते हैं एक बार लूसेंट जरूर जरूर उसका रिवीजन कर लो जल्दी से लास्ट टाइम में। ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे फिर अगेन वाणी प्रकाशन की किताब, भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से आती है, उसको आप लेंगे। घटना चक्र का पूर्वावलोकन फिर लेना है इसमें भी, और जो जो टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक को आप पढ़ेंगे। अब इसमें एक गड़बड़ है, देखो, अच्छा सर ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी ले आया, अभी आएंगे अभी आएंगे, ज्योग्राफी पे भी आए नहीं है। और सर क्या हम लोगों को ग्रुप पर पीडीएफ मिल सकती है? हाँ, जो पीडीएफ पब्लिक डोमेन में डाली जाएगी वो सब आपको मिलेगी, आप वहां पे जुड़ जाइए। आप छात्र है नहीं है कोई मतलब नहीं है उससे, वो सबके लिए होती है ना। बट आप ये चाहेंगे कि जो किताब 9-10 नंबर यूनिट की पीडीएफ वगैरह वो नहीं मिलती है, वो बाजार से ले लो यार, है ना। तभी तो ऑनलाइन में इतनी सस्ती फीस रखी है ना, ताकि किताब भी खरीद लो आप लोग। ठीक है ना, ऑफलाइन वालों के लिए ज्यादा फीस है, देख लो। ठीक है, खैर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम। इकोनॉमी में सिलेबस में कैसे लिखा है? भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर लिखता है वो विदेश व्यापार के, सॉरी, औद्योगिक विकास, विदेश व्यापार, आयात निर्यात। पहला एक तो ये पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? बैंकिंग सिस्टम वाला एक, उसमें लिखता है वित्तीय संस्था, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, शेयर बाजार, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ये सिलेबस है आपका। अब जो बैंकिंग सिस्टम दिया हुआ है, तो एक तो मैंने बताया वाणी प्रकाशन, उसमें भरपूर फैक्ट के साथ में दिया है, बट आपका काम क्या होना चाहिए? गूगल जरूर कर लेना। अब जैसे इस बार भी मैंने पीडीएफ अपडेट करके लास्ट ईयर से एनबीएफसी की, सेबी की मैंने डाल चुका हूँ, वो आपके ग्रुप में जाकर के उसको टिक कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लीजिएगा अपना। ठीक है ना, और जो यहाँ के बच्चे हैं यहाँ से मिल ही रही है ऑफिस से, वो तो ऑफिस से ले लीजिएगा अपने। ठीक है, अब वो पीडीएफ, हालांकि मैंने गूगल से कोशिश की है, ठीक, तो आपको आरबीआई की साइट पे जाके कुछ फैक्ट्स निकाल लेना चाहिए, वो भी यही कर रहा है, जो आप करके जाएंगे तो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें लिखा है सेबी, सेबी की साइट पे चले जाओ एक बार टहलते हुए। एनबीएफसी, एनबीएफसी की साइट्स होगी या कुछ बेटर मिलेगा, उसको देख लीजिए आप। ठीक है ना, अब इसके अलावा जो ऊपर वाली यूनिट है औद्योगिक विकास, तो जब आप उसकी किताब को पढ़ेंगे, कौन सी मैंने कौन सी बताई, परीक्षा वाणी वाली बौद्धिक प्रकाशन की किताब, उसमें जब औद्योगिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उद्योग वाला, तो उसमें वो पूरा चैप्टर पढ़ना है। बस इसमें क्या करना है, करंट अफेयर से अपडेट जरूर करना है। ठीक है, सेम चीज अब भारतीय अर्थव्यवस्था लिख दी है, इसका बहुत गंभीर महत्व है। इसमें ये नहीं कि खाली भारतीय अर्थव्यवस्था एक ही चैप्टर हो जाएगा। अब इसमें कृषि नहीं दिया होगा, बट कृषि भी इसमें इनबिल्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता भी इसमें इनबिल्ट है, जो सबसे पहला चैप्टर होता है किसी भी किताब का, कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार समाजवादी है, मिश्रित है, कैसी है, पूंजीवादी है कि कैसी है ना। ठीक है, जीडीपी में कौन से क्षेत्र का क्या योगदान है, वो सब चीज आपको पढ़नी है। ठीक, और इसके अलावा जो करंट में, हालांकि जो इस बार का बजट की कुछ चीजें आ सकती है करंट में, वो आपको पढ़ना चाहिए। और जो एग्रीकल्चर वाला जो मैंने बताया कि जो सीधे तौर पे नहीं दिया गया, वो डायरेक्टली ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी एग्रीकल्चर में एक जैसा टॉपिक है, मुश्किल से 20 एक फैक्ट अलग होंगे, बाकी एस्पेक्ट्स दोनों के मिलते जुलते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हो सकता है कि उसने कृषि अलग से ना लिखा हो, बट वो कृषि वहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, किसमें, भूगोल के अंदर। बस उसमें अंतर क्या हो गया, यहाँ पे जीडीपी में योगदान जैसी चीजें, कार्यशील जनसंख्या कितनी लगी हुई है, किस टाइप का रोजगार है, वो सब चीजें और जुड़ जाएगी इसमें। ठीक है ना, तो वो उसका इकोनॉमी वाला स्वरूप हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है भाई। ठीक है ना, क्लियर। तो आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी किताब पढ़नी है, सारे उसमें से चैप्टर जो जो आपके सिलेबस में लिखे वो पढ़ने हैं, और पूर्वावलोकन घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर, आगे चलते हैं 5 नंबर यूनिट। 5 नंबर यूनिट में क्या है, मध्य प्रदेश का राज्यव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक है। और अगर अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं, एमपी स्पेशल 3 यूनिट है आपकी। पहली यूनिट है इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति। फिर इसके बाद में कौन सी यूनिट है, तीसरी यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। फिर 5वीं यूनिट है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, राज्यव्यवस्था। ये 3 यूनिट में पूरा एमपी कवर करता है आपका। कोई भी एक किताब जो आपके पास में मौजूद है अच्छी होनी चाहिए, है ना। और अभी जो अगर मैं बताऊं, जिन्होंने ले ली है वो नई नहीं लेनी है, या किसी के पास में मेरी जो पीली वाली अगर निर्माण की दर्पण पड़ी हुई है पहले की, मध्य प्रदेश दर्पण 19 के बाद में मैंने निकाली, वो भी चलेगी। वो कैसे चलेगी वो मैं बताऊंगा। या जिनको लेनी है किताब नहीं ले पाए अभी तक, तो परीक्षा धाम की बड़ी अच्छी किताब आई हुई है अभी, प्रवीण साहू वाली, बढ़िया किताब है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और रोचक किताब है, उसको आप ले सकते हो।
है ना। दूसरी किताब वो TMH वाली आई हुई है, नई किताब तिवारी वाली, उसको आप ले सकते हो। एक बनवाल की किताब है, उसको आप ले सकते हो। बस इन 3 से ज्यादा कोई चौथी किताब में मत भागना, ये सब कचरा है, आधी ज्यादा किताब है ना। तो इनमें से कोई भी एक किताब परीक्षा धाम ले लो, अच्छी किताब लगी मुझे, तो मैंने अभी जो उसका एडिशन नया वाला आया जो देखा। खैर अब क्या करना है, वो किताब 3 यूनिट में काम आएगी, परंतु हर किताब का अपना कुछ ना कुछ वीकनेस भी होता है, और वो वीकनेस कहां पे जाहिर होती है, जाकर के 5 नंबर यूनिट में। पहली और तीसरी यूनिट तो लगभग सब लोग भर भर के दे देते हैं। अब ये 5वीं यूनिट है ना, उसका मटेरियल बहुत कम मिलता है, खासतौर से कौन सा, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, भाई ये वाला न्यायाधीश ये भी था क्या, वो क्वेश्चन आया था ना, कि ये वाला मुख्यमंत्री जो राज्यपाल ये कभी कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन। सामान्यतः इन किताबों में क्या दिया, वो लिस्ट दे दी बस खाली, कि ये बने ये बने, इनका बैकग्राउंड किसी का नहीं। तो वो क्वेश्चन कहां से आए, है ना। उस क्वेश्चन के लिए अभी एक बाजार आ रहा हूं। तो अभी बाजार में एक सिविल इंडिया पब्लिकेशन रविशंकर तिवारी की किताब आई है, उसका नाम है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। उसमें से कुछ चंद ही टॉपिक पढ़ने, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। पढ़ना क्या है, राज्यपाल वाला चैप्टर, एक चैप्टर हो गया। दूसरा मुख्यमंत्री वाला चैप्टर। तीसरा विधानसभा वाला चैप्टर। चौथा उच्च न्यायालय वाला चैप्टर। बस ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। और एक 5वां चैप्टर वो भी पढ़ सकते हो, पंचायती राज भी, वो भी बहुत प्यारा दिया है। ये 5 चैप्टर के लिए उस किताब को खरीदना है आपको, इससे अलावा मत पढ़िएगा कुछ भी ना। इसके अलावा जो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि जो मुख्यमंत्री राज्यपाल हुए इनकी शक्ति वगैरह जो भी कार्य वगैरह है वो आप वाणी से पढ़ेंगे ना। भाई वो मध्य प्रदेश का राज्यपाल हो, चाहे उस वाणी में लिखा तो राज्यपाल तो एक ही क्वालिटी, काम करने वाले तो एक ही लोग होंगे ना वो, परंतु जो व्यक्तिगत विवरण है ना वो इस किताब से पढ़ना है। मुश्किल से ऐसे 10 पेज होंगे फिर आपके, कि उनके देखेंगे इस किताब में जाकर, कोई मैंने पढ़ा है इस किताब को, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कौन है अभी अपने राज्यपाल साहब, मंगूभाई पटेल, है ना, तो वो पहले कहाँ पे थे, क्या क्या पद पे रह चुके हैं। आनंदीबाई पटेल आई, आनंदीबेन पटेल, तो कहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो इस तरह के पूरा डेटाज दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब आपको खाली पढ़ने से क्वेश्चन नहीं होगा, इस तरह का दिमाग कब लगा पाओगे, तो आपका काम क्या होना चाहिए कि इस एरिया से क्वेश्चन और बनाना है आपको घुमा फिरा के। अगर आपने ऐसे बड़ी मुश्किल से 20 क्वेश्चन बनेंगे, अगर ऐसे 15-20 क्वेश्चन आपने बना लिए दिमाग लगा ला के, यार ये वाला टॉपिक से ये इस तरह घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर। तो कौन सी किताब है वो, मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था, रविशंकर तिवारी वाली आप किताब ले। सर MP हिंदी ग्रंथ अकादमी है, सर बेटा बहुत घटिया किताब है, इससे घटिया किताब नहीं हो सकती है ज्ञान संपदा वाली, बोलना नहीं चाहिए, सरकार की किताब है। और क्योंकि लास्ट ईयर जो इसकी ज्ञान संपदा आई थी ना, मुझे कोई बताए, एक तो गलतियां था, गलतियां मेरी किताब में भी होती है, परंतु कोशिश करता हूँ भूल सुधार वाला पत्र देने की, है ना, बट वहां पे नहीं मिलता है आपको, जो गलती है उसको आप बचा जाते हैं और वही गलत करके आते हैं। दूसरा, सिलेबस पूर्णतया नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों इस किताब से मैं तो बोलूँ इतनी मोटी किताब पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञान संपदा है, किसी आसपास की लाइब्रेरी में उसको दान दे दो बेटा, मत बोलो दान भी मत दो, क्योंकि उसको दूसरा बच्चा पढ़ेगा, उसका भविष्य खराब करेंगे आप, है ना। तो उसको तो बंद करके रख दो, कभी जब समय आएगा तो रद्दी में बेच लेना, या आपकी कलेक्शन में काम आएगी, अलमारी मत लेना, है ना। और जैसे सर MP पुणेकर की, बेटा कुछ अच्छी किताब पढ़ लो यार, जो मैंने 3-4 किताबें बताई है ना, पुणेकर की कौन सी है मुझे नहीं पता आपके पास में, क्योंकि पुणेकर ने भी 4-5 किताबें निकाल रखी है, छोटी फैक्चुअलिटी, बड़ी सार संग, मतलब अजीब से नाम से रख के निकालते रहते हैं। तो कोशिश करो, अगर कोई संपूर्णता में किताब है तो ठीक है, अच्छी हो सकती है, आप उसी को पढ़ लीजिएगा, बट अभी मैं कुछ और टॉपिक बताऊंगा वो ऐड कर लीजिएगा उसमें। या फिर भी अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो बेटा जो मैंने ये किताब बताई उनमें से किताब ले लेना, ठीक है। आते आगे, ये तो हो गया क्लियर। पॉलिटी ऑफ MP किससे पढ़ना है, सिविल इंडिया वाली रविशंकर की किताब से जो टॉपिक्स मैंने बताए उन टॉपिक्स को आप निकाल के पढ़ लीजिए, पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसमें पंचायती राज भी आपको पढ़ना है, तो एक तरह से जो 5 नंबर की A पार्ट कंप्लीट हो जाता है पॉलिटी वाला। अब उसके नीचे इकोनॉमी वाला पार्ट, उसमें लिखता है मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी जनगणना, तो वो भूगोल में भी हम लोग पढ़ते ही हैं, तो वो किताब जो भी आपके पास में उसमें दिया हुआ है, भरपूर है वो, है ना। फिर इसमें एक लाइन छोड़ के अगली लाइन पे आ रहा हूं, मध्य प्रदेश के उद्योग, वो भरपूर दिया हुआ है आपकी इन तीनों किताबों में अच्छे से, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे लिखता है जनजाति वाला, वो भी दिया हुआ है, और कल्याणकारी योजनाएं,
तो योजनाओं के लिए लास्ट ईयर भी मैंने एक पीडीएफ दी थी, 19 में भी पीडीएफ दी थी, वो सफिशियंट है ना। तो उसी को आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसको पढ़ जाइएगा, स्कीम के नाम से, कार्यक्रम के नाम से है वो आप ले लीजिएगा। वो 7 नंबर की स्वास्थ्य कार्यक्रम अलग है, ये ओवरऑल के लिए एक अलग से और दी थी मैंने एक पीडीएफ, ठीक है, वो आपको पढ़नी है। क्लियर हो गया। अब आते हैं मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास जो लाइन है उसका क्या। देखो आपका बजट आ चुका है, आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है ना। अब आर्थिक सर्वेक्षण जैसे ही पीडीएफ फॉर्म में, अभी सरकार ने दिया नहीं है, वो बस वो 4-5 पेज है, उससे संपूर्णता नहीं होती है, तो जैसे ही वो पीडीएफ आ जाएगी तो उन दोनों टॉपिक को मिलाते हुए इस टॉपिक की पीडीएफ आपको जारी कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम के ग्रुप से आप ले लेंगे उसको, ठीक है। तो ये 5 नंबर यूनिट यानी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कंप्लीट। क्लियर, कोई डाउट। तो हम लोग बात कर चुके हैं 5 नंबर से लेकर 10 नंबर यूनिट तक। अब आते हैं 4 नंबर यूनिट पे। क्या लिखता है, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इसमें एकमात्र किताब पढ़नी है, वो है महेश कुमार बर्णवाल, कोई भी किताब नहीं पढ़नी इसके अलावा। महेश कुमार बर्णवाल एक समग्र अध्ययन, ठीक है, उसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, उसके साथ में घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेंगे, जो जो चैप्टर आपके हैं उस चैप्टर को उससे सॉल्व करेंगे, और अंतिम समय में लूसेंट और पलट लेंगे, ठीक है। क्लियर, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। मैप का जरूर अध्ययन करें, जिस तरह से इस बार अब भाई वार वगैरह चल रहा है, हालांकि वो करंट का भी पार्ट है, यहाँ का भी ज्योग्राफी पार्ट। अब वो यूक्रेन का, मध्य एशिया का एरिया, या वो यूरोप और जो है ना रोमानिया वगैरह और इसके आसपास का पोलैंड का एरिया, वहां से कोई भी लोकेशन वाइज कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पूछ लेगा रूस का सहयोग किसने किया इस बार, सीधे तौर पे जिसने अपनी आर्मी वहां पे डेप्यूटी, बेलारूस जैसा क्वेश्चन आ सकता है ना, तो पूछ लेगा। या क्रीमिया किस सागर में है, क्रीमिया किसका भाग था, या कभी जो वर्ल्ड वार के टाइम पे क्रीमिया वार हुआ था वो उसके बारे में चर्चा हो सकती है, तो इतिहास कहाँ पे चला जाएगा वो, है ना। इस करंट के कारण बहुत सारी चीजें बदल सकती है, ठीक है। खैर, क्लियर हो गया। क्या पढ़ना है, महेश कुमार बर्णवाल एक समग्र अध्ययन, 4 नंबर यूनिट यानी भारत एवं विश्व के भूगोल के लिए। अब आते हैं किस पे, 3 नंबर मध्य प्रदेश का भूगोल, जो मैं बता चुका हूं, क्या, जो भी आपके पास किताब है उससे पढ़ना है। अब परंतु उन किताबों से पिछली बार के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जैसे वार्षिक तापांतर वाला क्वेश्चन पूछता है, वो प्री की किसी किताब में नहीं था। तो इसके लिए अगर आपने निर्माण वाली मेंस की किताब अगर पढ़ी हुई होती ना, तो दोनों क्वेश्चन आपके सही होते, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चंस मेन, जैसे आप जलवायु वाले चैप्टर में जाएंगे तो पहले ही पेज पे शायद चौथे नंबर के पैराग्राफ की पहली लाइन है वो, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ चैप्टर आपको मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या लेना है, निर्माण की मेंस वाली किताब से पढ़ना कंपलसरी है, ठीक। अब वो भी कौन कौन से चैप्टर, वो लिख लो आप। सबसे पहले शुरुआत के 3 चैप्टर, एक तो सामान्य परिचय दिया है मध्य प्रदेश का, दूसरा दिया है भूगर्भिक संरचना दी हुई है, और तीसरा भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ये 3 चैप्टर शुरुआत के हो गए। इसके अलावा 2 चैप्टर और, एक कौन सा, जलवायु, वो पढ़ना है अच्छे से, लाइन टू लाइन पढ़ना है उस चैप्टर का, क्योंकि जलवायु यहाँ पे लिखता है मध्य प्रदेश जलवायु, तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस बार भी 1 से 2 क्वेश्चन आना ही है, जो अलग से मेंशन है वो, ठीक है ना। वो ये भी लिख के छोड़ सकता था मध्य प्रदेश का भूगोल, नहीं छोड़ा, पर लिख दिया। अब उसको 8 से 10 क्वेश्चन बनाने इस टॉपिक से, भाई टॉपिक से उठाएगा एक एक टॉपिक, पहले उठा लिया 1 से क्वेश्चन उठा लिया, फिर नदी पर्वत से उठा लिया एक क्वेश्चन, एक जलवायु उठा लिया, एक प्राकृतिक संसाधन में उठा लिया, एक परिवहन में उठा लिया, सिंचाई की योजना, ऐसे उठाएगा एक एक क्वेश्चन करके। तो आपका क्या काम होना चाहिए, उसी मानसिकता से आपको पढ़ाई करें, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आइडियल बनाएं, कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वो दोनों के दोनों क्वेश्चन, तो वो मेंस वाली किताब से पढ़े, और एक कृषि वाला चैप्टर। अब कृषि यहाँ पे क्या भूगोल में दिया नहीं है, परंतु कृषि कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नहीं दिया, जो एक आपके मेंस की किताब में, जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वाली किताब है ना मेंस की, उसमें मध्य प्रदेश की कृषि और दी हुई है, देखा होगा आपने एक चैप्टर, तो वहां से वो चैप्टर जरूर पढ़ लेना। यानी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य परीक्षा की किताब से कृषि वाला चैप्टर और पढ़ना है आप, ठीक है। क्लियर हो गया। तो वो चैप्टर के साथ में जो भी आपके पास में प्री वाली किताब है फैक्चुअलिटी वाली, उसको साथ में पढ़ते हुए। क्लियर, आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 2 भारत का इतिहास। इसमें जो कोटेशन वाले क्वेश्चन थे आधुनिक भारत वाले, उन क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। फिर रिपीट कर रहा हूं जैसे शुरुआत में किया था, उन क्वेश्चंस के कारण ना तो आप प्री पास होंगे ना फेल होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बाढ़ में जाए, है ना। तो इन क्वेश्चन की कतई आवश्यकता नहीं है हमारे सिलेक्शन में। तो एक किताब जरूर सामान्य रूप से पढ़े, वो एक ज्ञानचंद यादव की हो सकती है, अच्छी किताब है, और लूसेंट जरूर पढ़नी है।
और ज्ञानचंद यादव के साथ में घटना चक्र का पूर्वावलोकन जरूर लें। क्लियर? ठीक है, वो काफी होगा। ठीक, आगे यूनिट नंबर 1, मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य, इतिहास। हुआ क्या, वही बताया ना मैंने, बोधन दुआ के कारण लोगों ने मोटी मोटी किताबें पढ़ डाली थी, तो फिर गौहरा फंस गया। गौहरा भी किसी किताब में नहीं फंसा, है ना। मोटी मोटी किताब को पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ था बच्चों को। हाँ, एक नेचर जरूर समझ में आया, चाहे बोधन दुआ क्वेश्चन हो चाहे गौहरा क्वेश्चन हो, है ना। वो क्वेश्चन जो आपके मुख्य परीक्षा की जो रियासतें वाले टॉपिक है ना, उन्हीं टॉपिक से वो क्वेश्चन है, देखा होगा आपने। तो मेरा ये मानना है कि एक बार जो जितनी भी 6 रियासतें आपकी दी हुई है मेंस के सिलेबस में, वो 6 रियासतों के फैक्ट जरूर पढ़ लेना चाहिए। शायद मेंस वाला प्री वाला क्वेश्चन वहां से फंस जाए, एक क्वेश्चन फंसना है ना, वो आपकी किस्मत है फंस जाए। उसके लिए मोटी मोटी किताब की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी आप किताब पढ़ रहे हो उस किताब के साथ में वो मेंस वाली किताब से 6 रियासत के एक बार पलट के देख लेना। वो भी मन नहीं है करने का, वो सर वो किताब ज्यादा मोटी हो जाएगी ये, तो अभी निर्माण की आने वाली है इसी महीने में, पहली यूनिट की सेपरेट किताब, बहुत प्यारी किताब आ रही है विद क्वेश्चन, अथा क्वेश्चन है उसके अंदर, है ना। और बाजार की उपलब्ध सारी किताब ही नहीं, हिंदी ग्रंथ अकादमी से लेकर जितनी भी यूनिवर्सिटीज में जो पुराने सोर्सेज भी पड़े होंगे सबका यूज करते हुए उसको बनाया जा रहा है। करीब मुझे लगता है 20 किताब यूज हुई है, अगर करीब 1.5 साल से काम चल रहा है उस किताब पे, ना। तो वो किताब आपको मुझे लगता है अप्रैल के एंड में मिल जाएगी, सॉरी अप्रैल मार्च के एंड में, या 5 अप्रैल तक मिल जाएगी। तो आप उसको पढ़ लेना, अगर जरूरत लगे तो पलट के देख लेना, जरूरत हो तो ही पढ़ना। मतलब मैं एकमात्र ऐसा पब्लिकेशन वाला और कोचिंग वाला हूँ ये बोल रहा हूँ कि जरूरत पड़े तो ही लेना, नहीं तो ये बोलते हैं ले लो, है ना। जरूरत पड़े तो लेना, क्योंकि उससे सामान्य क्वेश्चन एक आपको लगे कि यार 200-250 पेज की यार एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा तो मत लेना, ये दिमाग लगाओ तो। और फिर भी लगता है समय मैं पढ़ चुका हूँ, एक बार पढ़ने में क्या जा रहा है, तो ले लेना। हाँ, उसमें जो कला संस्कृति वाला पोर्शन वो भी बहुत प्यारा दिया, गारंटी शायद क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है, खैर तो ये तो हुई क्या पढ़ना है बात की, है ना। अब जो एमपी स्पेशल में असेसमेंट किससे करें, पढ़ने के मटेरियल तो हो गए भाई, वो ना चेक भी कर ले। तो बाजार में कुछ क्वेश्चंस बैंक आए हैं, जैसे परीक्षा धाम का है, टाटा मैग्राइल का है, इन दो में से कोई भी ले लें। और किसी के पास पुणेकर वाला पड़ा है तो पुणेकर से पढ़, कोई भी एक पुराना है तो नया नहीं लेना है एकदम, उसी से क्या करना है चैप्टर वाइज पढ़ते चलें और अपना असेसमेंट करते चलें। कई बार ये देखते हैं बच्चे एक शिकायत करते हैं, अरे सर मैं पढ़ के सब गया था, क्वेश्चन भी आ रहे थे, पर सिली मिस्टेक होगी सर, आते आते 5 क्वेश्चन गलत कराया। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और जो बच्चे जिनका 65 के लगभग स्कोर होगा, मतलब कट ऑफ से कुछ यानी 60 और 70 के बीच में जो स्कोर था, जो पीटी पास नहीं कर पाए पढ़ने के बावजूद, मैंने क्या बोला, पढ़ने के बावजूद, तो वो इस कारण से फेल नहीं हुए हैं कि उनको टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, वो इस कारण से फेल हुए। चेक कर लेना, गारंटी में दे रहा हूं, जितने बच्चे जुड़े हुए अभी लाइव भी, वो ये जरूर चेक कर लेना जिन्होंने पीटी लास्ट टाइम दिया होगा, कि करीब 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो उनको आ रहे थे और आते आते गलत करके आ गए, सिली मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं। और कहीं तो ये भी मनोस्थिति होती है कि जैसे ही उस बाउंड्री से बाहर निकले स्कूल की, जो भी आपका सेंटर था, और वो क्वेश्चन, अरे यार ये तो ये गलत कैसे हो गया, ये माथा पकड़ने वाली प्रवृत्ति ही आपको फेल कराती है, ये सामान्य तो होता है। अब ये प्रवृत्ति कैसे दूर हो, है ना। तो अभी आप जहां पे भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े हुए हो, है ना, तो वहां पे एक तो आदत डालो कि मुझे, होता क्या है बेसिकली मेन साइकोलॉजी क्या है कि जो पेपर है ना वो इतना छोटा पेपर है कि 2 घंटे की जगह 1 घंटे में हो जाता है वो, है ना। और 1 घंटे आपके पास में भरपूर खाली समय होता है, और कहा जाता नहीं खाली समय खाली दिमाग शैतान का, तो वो खुरा पेच में आप गलत करके आते हो। और उस कमरे का यानी एग्जाम हॉल का एक मनोदशा ये होती है कि उस दिन आप अपने आप को सबसे बेवकूफ मानते हैं और बगल वाले को ब्रह्मा मानते हैं कि साला इसको सब कुछ सही आता है और मुझे तो आता ही नहीं है कुछ, है ना। एक ये साइकोलॉजी रहती है। आपने कोई क्वेश्चन सही गोला भी करने की इच्छा हो रही है, कर भी दिया, टिक लगा लिया, और बगल वाला से गलती से कोई बातचीत होगी, पूछ लिया और उसने बोल दिया कि इसका ये क्वेश्चन है, उत्तर है इसका, और वो गलत है, परंतु आप अपने ऊपर पे शक करेंगे, उसके ऊपर नहीं करेंगे। ये उस एग्जाम रूम की प्योर साइकोलॉजी होती है, और इस कारण से हमारे कई क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं क्योंकि हम उस दिन अपने आप पे विश्वास नहीं करते। उसका कारण पता क्या है, क्यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि आपने उस परंपरा की प्रैक्टिस नहीं की कि विश्वास को कैसे बनाए अपने ऊपर। और वो परंपरा क्या है कि जब आप टेस्ट दें किसी भी जगह पे, है ना,
तो वहां पे ये आदत में लेके आए, अगल बगल में देखने की आदत बंद कर ले। खासतौर से किन क्वेश्चन की, देखो एक ऐसा क्वेश्चन होता है पूरे पेपर में, कुछ क्वेश्चंस कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, अभी ऑप्शंस नहीं देखे उसके, यानी क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में उसका उत्तर आ गया। मैंने क्या बोला, आपने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते ही उसका उत्तर दिमाग में आ गया, ऑप्शन देखे बिना, और वही ऑप्शन आपको उत्तर में मिल गया, उसका तुरंत गोला भर देना बेटा। मैंने क्या बोला, उसका तुरंत की तुरंत गोला भर देना। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाए, परंतु सामान्यतः जो खुरा पेच है ना वो नहीं करेंगे आप, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन कि जहां पे आपको डायलेमा है, अरे यार इन दो में से तो है नहीं उत्तर, ये तो क्रॉस हो गया, इन दो में से क्वेश्चन होगा, उसको गोला बना लो डाउट। और एक ऐसा क्वेश्चन जहां हवा ही नहीं, औकात ही नहीं है, ये पता नहीं चला कहां से आ गया, और वैसे क्वेश्चन पे क्रॉस मारो पहले, ठीक है। तो सबसे पहले गोला भर दो उनका, कौन से वाले का, जो सबसे पहले वाला, जो 100% बेस्ट था आपका, क्वेश्चन देखते ही आया, ऑप्शन देखे बिना उत्तर आ गया और वो उत्तर मिल गया ऑप्शंस में, उसका गोला भर दो। जो डायलेमा वाला है उसमें थोड़ा आराम से दिमाग लगाओ, आंखें बंद करके बैठिए। तो वो डायलेमा का मीनिंग क्या हुआ, जब इतना श्योर हो गया कि ये दो उत्तर नहीं है और ये है, इसका मतलब ये है कि आपने कभी ना कभी उसको पढ़ा होगा, वो आपकी आंखों के सामने से गुजरा होगा, वो अंत चेतन में पड़ा हुआ होगा कहीं में। तो आप जो समय नहीं, घंटा वहां पे, तो आराम से आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठिए, क्वेश्चन को रिकॉल करिए, शायद वो उत्तर मिल जाए। और उसके बाद फिर आप जो तुक्का लगाते हैं दो में से कोई एक, तो लगभग सटीकता होती है ना। और ये काम आपको जो कर्मकांड बता रहा हूं ना अंतिम वाले, ये आपको अभी टेस्ट के दौरान करके देखना है, ये वहीं पे नहीं करेंगे, यहीं पे करके देखना है कि यहाँ पे मुझे टाइम में क्या करना है, तुरंत भरना है। ये प्रैक्टिस में लेके आके देखो, ये उससे पता भी चल जाएगा गुरु जी सही बता रहे कि नहीं बता रहे हैं, है ना। फिर लास्ट वाला जहाँ पे हवा ही नहीं है, भाई पता नहीं चला कहां से आ गया, अब क्या कर सकते हैं इसको, या तो छोड़ना है, अंतिम में तुक्का ही मारना है, चार में से तो तुक्का तो मारना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो वहां पे अगल बगल की सहायता ले लेना, है ना, भगवान बुरा थोड़ी मानेगा, पूछ लेना। बट वो क्वेश्चन मत पूछना जो सबसे पहले बेस्ट था आपका, उस पर डाउट मत करना, रजीदा, उस पर डाउट करना ही आपका फेल होना होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो तो कुछ पूछना बताओ, बाकी इनके ऑप्शन वो पढ़े। सर महेश कुमार बणवाल वाली किताब पूरी पढ़नी है क्या, बेटा पूरा सिलेबस आप देखें, तो ये क्वेश्चन है ना बहुत ही, मैं ये बोलूंगा बुरा मत मानना बच्चे, आप जो भी नाम है आपका, क्या नाम है, सुशील कुमार पटेल बाबू, ये क्वेश्चन एकदम वाहियात क्वेश्चन है। आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल्स की तैयारी करने के, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपका एकमात्र जो माई बाप है ना, वो है आपका सिलेबस, ठीक है। और जो मेन रिश्तेदार है सिलेबस के साथ, माई बाप तो हो गए, सिलेबस, रिश्तेदार है गत वर्ष का प्रश्न बैंक, है ना। दो ही चीज है जो आपको फेल और पास कराती है, कोचिंग में आने वाने से कुछ नहीं होता यार, कोचिंग खाली सिलेबस पूरा करती है, जो घर पे आप बैठ के पढ़ते हो ना, और वहां पे सिर्फ दो चीज होती है, आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। आप ये देखिए जो भी मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो मेरे सिलेबस के अनुसार है कि नहीं है, वो तो सब तो देख ही लोगे ना, तो उसमें पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, तो सिलेबस देख लिया। फिर अब उस किताब की क्वालिटी, भाई टॉपिक तो दे दिया, क्वालिटी कैसी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लो। पब्लिकेशन वाला समझदार है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन डाल देगा, है ना। तो फिर तीसरा पक्ष पैरामीटर क्या हुआ, 4-5 क्वेश्चन अपने मन से बनाओ जो टफ हो सकते हैं, अगर वो भी बन जा रहे हैं तो किताब अच्छी है, अन्यथा उससे घटिया किताब इस धरती की कोई नहीं, एकमात्र पैरामीटर, ठीक है, क्लियर। तो किताब अच्छी है वो बनवाल वाली ले सकते हो, मैंने बोला ये आप परीक्षा धाम, टीएमएच की तिवारी वाली किताब या बनवाल, इन तीनों में से कोई भी किताब नहीं मत लेना, है ना, ठीक है ना, कि अब दोबारा खरीदने जा रहे हो, जो पुरानी है वो भी चलेगी बेटा। और सर एक बार समराइज कर दो, देखो समराइज, ये वीडियो आपके पास में दोबारा सुनना इसको तसल्ली से, और मैं ये बोलूंगा 2 बार सुन लेना कम से कम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आप लोगों का, कुछ और पूछना हो तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं बेटा। मेरा न्यू एडमिशन हुआ सर, मेरी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए प्लीज, ये बताइए। अभी जो मैं 11:30 से क्लास ले रहा हूँ, इस बार की प्रीलिम्स को लेकर के पूरी क्लास देख लें। हाँ एक चीज और मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्री रुक गया होगा इस बार, और मेंस भी पढ़ रहे होंगे साथ में, कि सर अभी प्री पढ़ेगी, मेंस प्री पढ़े, कैसे क्या करें, है ना। तो मेरा ये मानना है कि अच्छी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए आपकी कि अप्रैल 30 का महीना ना, अप्रैल 30 अप्रैल तक आप मेंस कम प्री लेकर के पढ़ें। यानी मेंस कम प्री का मतलब ऐसा सिलेबस
देखो सिलेबस आपके पास में 3 टाइप का सिलेबस है। अगर प्री और मेंस के सिलेबस को अगर अलग अलग पॉइंट बना के चिट डाल दें और एक डब्बे में डाल दें तो 3 नेचर का सिलेबस निकल के आएगा। एक ऐसा सिलेबस जो प्री और मेंस में कॉमन होगा, जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, मध्य अगर में भारत के इकोनॉमी पॉलिटी, ऐसे कुछ टॉपिक्स कॉमन होंगे, प्री में भी है और मेंस में भी है। दूसरा टाइप का कौन सा होगा, जो खाली प्री में है, जैसे खेलकूद है ना, 9 नंबर की यूनिट के पार्ट्स होंगे मैक्सिमम पार्ट्स, ठीक है ना, कुछ और भी पार्ट्स है छोटे छोटे मिला के कहीं कहीं घुसे हुए हैं, वो खाली किस में, प्री में है। एक ऐसा जो खाली मेंस में, जैसे हिंदी चौथा पेपर, सेकंड पेपर की काफी यूनिट्स है, हेल्थ वेल्थ वगैरह, है ना, ये क्या है, ओनली मेंस में। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, जो बच्चा जिनका प्री रुक गया था और मेंस की ठीक ठाक सी तैयारी है, तो वो क्या करे, प्री का मेंस पढ़े और दूसरा क्या पढ़े, प्री पढ़े, ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा कि जिन्होंने इंटरव्यू पास वास किया था फिर भी गलती से प्री रुक गया है ना, और उसको प्री को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं थी या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया, तो वो 1-2 घंटा मेंस वाले टॉपिक को भी दे सकता है। कितने तारीख तक, 30 अप्रैल तक। और उस 30 अप्रैल जैसे ही 1 मई में प्रवेश करेंगे, कंप्लीट प्री पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप 10 की 10 यूनिट को फोकस करेंगे। क्लियर? और कोई डाउट? सर यूनिट 7 वाली बुक हम आपकी ही लेंगे, एकदम लेना ही है ना, वो आ जाएगी बेटा, इसी महीने में आ जाएगी। सिलेबस इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्या समझ नहीं आया? क्या नाम है, कीर्ति कुमारी कुर्मी, सिलेबस के अकॉर्डिंग के अनुसार पढ़ लेना। ये समझ नहीं आया बेटा क्या लिखा है? तो कुछ क्वेश्चन है क्या है ये आपका? लास्टली 2 मिनट का और समय, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, फिर क्लास को ओवर किया जाएगा। अभी वो सर आएंगे आपके, अशोक सर, क्लास लेने के लिए। बेटा एक अशोक सर को बुलवा लो। कुछ पूछना है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं जिस बैठना। किसी को कोई क्वेश्चन डालना है तो डाल सकता है इस पे, मैं भी हूं अभी 2 मिनट के लिए और। सर मेरा एग्जाम 2024 को है सर, स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? बेटा 2024 में है तो मैं आपको ये बोलूंगा, चुपचाप मुख्य परीक्षा को गंभीरता से पढ़ें, 100% अभी फोकस कर जाएं मुख्य परीक्षा को, है ना। और साथ में जैसा भी ये क्लास आपने ज्वाइन की हुई इसको पूरा कर लीजिए, और डेली आंसर राइटिंग करनी है। ये मान के चलना अगर आप उत्तर नहीं लिख रहे हैं तो अब इस एग्जाम को जीवन में कभी पास नहीं कर पाएंगे। देखो प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है कि आपने पढ़ा, समझा, रटा और गोले काले करके आए, इतनी सी स्किल चाहिए होती है। परंतु मुख्य परीक्षा में एक स्किल और चाहिए होती है, वो है पढ़ा, समझा, रटा और लिखा। और लिखने की जो प्रैक्टिस है ना बेटा, वो बिना प्रैक्टिस से नहीं आएगी। आइए सर, यानी आपको सतत प्रयास करना है लिखने का, है ना। सर फर्स्ट वाले क्या करें? बेटा फर्स्ट वाले की लिए स्ट्रेटेजी थी, उसको आप डिस्कस करिए, बंद कर दिया है, आप आराम से उस वीडियो को सुने, है ना। सब उसी के लिए लिखा है जो इस बार एग्जाम दे रहा है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। और हाँ, एक चीज और जो आपको एश्योरेंस भी हो जाए कि आज जितना भी मैंने डिस्कशन किया है, जो मैंने आपको बताया क्या पढ़ना है, उसकी गारंटी क्या है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा? बेटा 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। मैंने क्या बोला? 100 में से 100 नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। परंतु जो कट ऑफ होगी, इस बार 70 कट ऑफ थी, तो मैंने 83-84 जो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर लिस्ट बताई थी उससे आए थे, यानी 10 से 15 क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, मेरी गारंटी है, छाती ठोक के बोलता हूं। वो नहीं आएगा इसको भी छाती ठोक के बोलता हूं, और कट ऑफ से 15 क्वेश्चन ज्यादा आएगा, इसके लिए भी गारंटी है, ठीक है। तो ब्लाइंडली जो बोला गया फॉलो करते हुए पढ़ लीजिए, ईमानदारी से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, गुड ब्लेस यू, जीते रहिए सब लोग।